तो दोस्तों आज के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कवर कर रहे थे कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा है। इसमें 430 सेक्शन है, जिसमें से कुछ सेक्शंस आपके फाउंडेशन के सिलेबस में एज अ इंट्रोडक्शन डाले गए हैं। इसके अलावा हम इंटर में इसका डीप सिलेबस पढ़ते हैं, मतलब पूरा कंपनी एक्ट के नाम से बुक होती है, वो सब पढ़ते हैं। और देखो, तो हमने कंपनी एक्ट का थोड़ा बहुत पोर्शन कवर कर लिया था अपने पिछले पार्ट में। हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का काफ़ी पार्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी के बारे में। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी ये होती है कि कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के बीच में एक पर्दा पड़ा होता है। मेंबर कंपनी के एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होते और कंपनी मेंबर के एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट होता है कॉर्पोरेट इंसुलेशन का। कॉर्पोरेट इंसुलेशन बोले तो लॉ लॉ कंपनी को एक सेपरेट मेंबर मान के चलता है। कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं। शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर कंपनीज एक्शन एंड कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी ऑफ इट्स मेंबर सेक्शन। मेंबर में शेयर होल्डर, जो अपने एम्प्लॉय वगैरह हैं, सब आ जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी की अलग पहचान होती है उसके मेंबर से। कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा होता है, जिस पर्दे का यूज करती है कंपनी, मतलब लायबिलिटी वगैरह से बचने के लिए। तो लायबिलिटी नहीं आती कंपनी के एक्शन के लिए मेंबर्स की, और मेंबर के एक्शन के लिए कंपनी की। एक पर्टिकुलर बंदे ने, जिसका नाम मैकाउरा था, उसने कंपनी की एसेट को अपने नाम पर इंश्योर करवा लिया था। अब कंपनी की एसेट खराब हो गई तो क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? आंसर है नहीं। कंपनी की एसेट कंपनी की है, उस पर्टिकुलर बंदे की एसेट उस पर्टिकुलर बंदे की है। शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी, नॉट ऑफ कंपनीज एसेट। ठीक। इसके अलावा हमने सेलोमन वर्सेस सेलोमन वाला केस लॉ भी पढ़ा था उस दिन। सेलोमन एक बंदा था जिसके पास कंपनी के ज्यादातर डिवेंचर्स थे, और वही कंपनी का मतलब शेयर होल्डर भी था। उसके पास ही ज्यादातर शेयर्स भी थे। अब बाहर वाले बंदों का कहना ये है, ये तो कंपनी का ओनर है, तो इसके डिवेंचर को पहले क्यों दो? पहले हमारा अनसिक्योर्ड डेब्ट पे करो ना। जबकि हमें पता है डिवेंचर पहले पे करे जाते हैं और अनसिक्योर्ड डेब्ट उसके बाद पे करा जाता है। तो इस पर्टिकुलर बंदे ने, सेलोमन ने, अपनी कंपनी के खिलाफ ही केस फाइल कर दिया कि मतलब पहले मेरे को डिवेंचर मिलेंगे, बाद में इन लोगों को इनके अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट होगा। एट लास्ट वो जीत गया, क्योंकि जीतना भी चाहिए। कंपनी अलग है, सेलोमन अलग है। सेलोमन और कंपनी आर नॉट सेम पर्सन्स, दे आर डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट व्हील का हटा देना। व्हील का हटा देना, व्हील कुछ सिचुएशंस में हटा दिया जाता है, जो पर्दा होता है कुछ सिचुएशंस में हटा दिया जाता है। हमने डिस्कस करा था यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो ये पता करने के लिए कंपनी फ्रेंड है या एनिमी है। कंपनी के मेंबर्स का कैरेक्टर पता करने के लिए हम पर्दे को उठा देते हैं। हम ये चेक करने के लिए कि कंट्रोल किसके पास है। कंट्रोल किसके पास है, हमारे दोस्त के पास या दुश्मन के पास। ऐसी कंडीशन में ये चेक करने के लिए पर्दा उठा लिया जाता है। देखो, इंग्लैंड और जर्मनी की लड़ाई हो गई, जर्मनी ने वो करा था, केस हमने पढ़ा था। तो मतलब जर्मनी, एट लास्ट कंपनी पर ये फाइनल किया गया कि कंपनी को चलाने वाले तो जर्मन ही है ना, कंपनी को चलाने वाले तो एनिमी है। कंपनी का अपना दिमाग थोड़ी है। कंपनी तो लोगों के हिसाब से चलेगी, जैसा तुम चलाओगे कंपनी तो वैसा चलेगी ना। कंपनी का अपना कोई दिमाग थोड़ी है, लोगों पर ही तो डिपेंडेंट है कंपनी। मेंबर्स कंपनी के एजेंट ही तो होते हैं, मेंबर्स ही तो कंपनी को चलाते हैं। कंपनी भले ही आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लेकिन उसका खुद का दिमाग थोड़ी हो जाएगा। कंपनी अपने आप थोड़ी चलेगी, कोई ना कोई चलाने वाला चाहिए। तो फ्रेंड है या एनिमी है, ये पता करने के लिए हम कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी का यूज करते हैं। मतलब पर्दा हटा दिया जाता है ऐसी कंडीशन में। हाउस में टैक्स वगैरह बचाने के लिए। ये वाला केस लॉ मैंने आपसे बोला था, बताऊंगा, उस दिन ध्यान नहीं आ रहा था। दीनशॉ मैनिकजी पेटेट। दीनशॉ मैनिकजी पेटेट का कहना ये है कि सपोज 10 लाख की इनकम है इनकी 10 लाख की इनकम है, और हमें पता है इंडिया में 2.5 लाख तक टैक्स एग्जम्प्टेड होता है। चलो एक मान के चलते हैं, वो तो अलग बात है ना, वो टॉपिक नहीं है अपना। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बना दी 4 कंपनियां। इन्होंने 10 लाख को मार दिया इन 4 कंपनियों के बीच, 2.5 लाख, ताकि इन्हें कोई टैक्स ना देना पड़े। देख रहे हो, देख रहे हो सांबा? इन्होंने 4 कंपनी बना दी 2.5 लाख की, ताकि इन्हें टैक्स ना पे करना पड़े। तो इस कंडीशन में उन्होंने टैक्स की चोरी करी। तो जब उन्होंने टैक्स की चोरी करी, हम पर्दे को उठा देंगे और देखेंगे पीछे बंदा है कौन, उस पर केस बनेगा। आओ, लीगल ऑब्लिगेशन बचाने के लिए बोनस वाला केस याद हो आपको? बोनस बोनस नहीं देना पड़े, इस वजह से इंटरेस्ट को किसी दूसरी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। उस कंपनी को बनाने का मेन एम ही यही था कि इंटरेस्ट को कम किया जा सके, प्रॉफिट को कम किया जा सके। प्रॉफिट कम तो बोनस कम, क्योंकि नेट प्रॉफिट का परसेंटेज तो बोनस के तौर पे दिया जाना था। ये इस वाली केस लॉ की बात कर रहा हूँ। आओ देखो, अगर कोई कंपनी इस फॉर्म में बनाई जाती है कि वो अपने एजेंट की तरह काम करे, कंपनी बनाई ही इसलिए गई है ताकि वो एजेंट की तरह काम करे, तो वो नहीं चलेगा। जैसे देखो,
इन्होंने क्या करा, अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोल दी लाइसेंस लेने के लिए, जबकि इस कंपनी को लाइसेंस के लिए ऑलरेडी मना हो चुका था। तो ये कंपनी जब ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन कमीशन जो होगा, सॉरी ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन कमीशन जो होगा वो ये चेक करके तो देगा हमने इस कंपनी को ट्रांसपोर्ट लाइसेंस दिया था या नहीं दिया था। अगर यही कंपनी, सपोज मेरी कंपनी को लाइसेंस के लिए मना हो गया ना, सपोज मेरी कंपनी को लाइसेंस के लिए मना हो गया, क्या मैं दूसरी कंपनी खोलकर, सेम कंपनी की सब्सिडरी खोलकर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बोलो नहीं कर सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ के खिलाफ जाओगे तो पर्दा उठा लिया जाएगा, तुम्हें भी उठा लेंगे। और बताओ क्या हो। इसके अलावा हमने ये सब डिस्कस करा था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये सब पर्सन के बेस पर 1% कंपनी होती है। 1% कंपनी में ये वाली लाइन आप जरूर रट के जाएंगे, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। एलएलपी कंपनी ये सब इसके मेंबर नहीं हो सकते। नेचुरल मतलब नेचुरल। इंडियन सिटीजन, हाँ इंडियन सिटीजन। सिटीजन और रेसिडेंट में अंतर होता है, सुनना। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है। सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। मैं अगर इंडिया में पैदा हुआ हूं तो मैं बाय डिफॉल्ट इंडिया का सिटीजन हो जाऊंगा, या गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरे को इंडिया का सिटीजन मान लिया जाए, केवल और केवल तभी मैं लॉ के द्वारा सिटीजन मान लिया जाऊंगा। लेकिन रेसिडेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। रेसिडेंट एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। रेसिडेंट का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा हो, यहाँ पे खा रहा हो, पी रहा हो, कमा रहा हो, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यही कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम रेसिडेंट इन इंडिया बोल देते हैं। कितने दिन होना चाहिए? 120 दिन का रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। कम होना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। 120 दिन से कम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। 120 दिन चलेगा, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पर्सन सेम कंडीशन नॉमिनी के लिए भी है। कोई बंदा जो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया का सिटीजन नहीं है, ऐसा बंदा नॉमिनी भी नहीं बन सकता ओपीसी में। 1% कंपनी है तो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए, नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए और रेसिडेंट भी होना चाहिए 120 दिन का। ठीक है, आओ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में आपको पता है कि जो पब्लिक ना हो, सिंपल सी बात है, इस एक्ट में आपको कोई भी डिफाइन लिखनी हो, प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक ना हो, पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट ना हो, सिंपल। अच्छा सुनो, प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके शेयर को आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। वहां पे आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि आप शेयर को मार्केट में नहीं बेच के आ सकते। पब्लिक कंपनी के शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप जब चाहो, जैसे चाहो, जिस बंदे को चाहो बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम मेंबर को कितने होने चाहिए? 200। कौन कौन नहीं आते इन 200 की लिमिट में? इन 200 की लिमिट्स में एक तो ज्वाइंट ओनर्स, जैसे मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर शेयर खरीद रखा है तो हमको 2 गिना जाएगा, 1 गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा। ज्वाइंट शेयर्स जहां पे आ जाए वहां पर हम 1 गिनेंगे। ठीक है, क्या वो लेंगे? उसको लेंगे, एम्प्लॉयज को लेंगे। एम्प्लॉयज के पास जितने भी शेयर होते हैं उन्हें हम इस 200 की लिमिट में नहीं लेते। एम्प्लॉयज के पास जो शेयर्स होते हैं उन्हें हम 200 की लिमिट में नहीं लेते। लेकिन हाँ, पहले कोई एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया, पहले कोई एम्प्लॉय था उसने काम छोड़ दिया और उसके पास शेयर पड़े हुए हैं, तो उसे भी 200 की लिमिट में नहीं लेंगे। सुनना, कोई एम्प्लॉय था, उसे उस टाइम पर शेयर मिले थे और उसने काम छोड़ दिया, उसे भी हम इस 200 की लिमिट में नहीं लेंगे। लेकिन 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 उसने काम छोड़ दिया और शेयर भी बेच दिए, फिर दोबारा शेयर बाद में खरीदे, ऐसी कंडीशन में हम उसे 200 की लिमिट में लेंगे। ढंग से सुनना, एक एम्प्लॉय है जिसको मैंने शेयर दे दिया, उसने काम छोड़ दिया, 200 की लिमिट में गेनिंग क्या? नहीं। उसने काम छोड़ दिया और शेयर भी बेच दिए और 2 साल बाद दोबारा खरीद लिए, ऐसी कंडीशन में उसे हम इस 200 की लिमिट में लेकर चलेंगे। ध्यान रखना। ठीक है, ओपीसी जो है वो प्राइवेट कंपनी ही होगी। पब्लिक कंपनी बनने के लिए तो 7 मेंबर ऑलरेडी चाहिए ना, 7 मेंबर होंगे नहीं ओपीसी में, ओपीसी बन कैसे जाएगी? देखो, स्मॉल कंपनी उस तरह की कंपनी होती है जो कंपनी 2 करोड़ 20 करोड़ की लिमिट हमने पढ़ी थी, ऐसी कोई कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो हो वो 2 करोड़ हो और टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा तो ना हो, 2 करोड़ से ज्यादा ना हो पेड अप शेयर कैपिटल, और उसका जो टर्नओवर हो वो 20 करोड़ से ज्यादा ना हो। सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। स्मॉल कंपनी बनना क्यों है? अगर स्मॉल कंपनी बनना है तो सेक्शन 8 क्यों बने हो? होल्डिंग सब्सिडरी, ये इतनी अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी होती है कि एक दूसरी कंपनी को संभाल ली है। तुम बोल रहे हो कि ये छोटी कंपनी है, नहीं चलेगा ना। छोटी कंपनी बनने का फायदा क्या? स्मॉल कंपनी का फायदा क्या? स्मॉल कंपनी का फायदा ये है कि ये इन कंपनी को स्पेशल टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, या मतलब सरकार की तरफ से स्पेशल टाइप के बेनिफिट मिलते हैं। कहाँ देके रखा है? सेक्शन 258 में, 285 में, 2 क्लॉज 85 में। ठीक है, आओ आगे देखें। बेसिस ऑफ कंट्रोल क्वेश्चन आता है,
ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनी के टाइप्स एक्सप्लेन करो। होल्डिंग सब्सिडियरी हमने पढ़ा था, ऐसी कोई कंपनी जिसके पास मेजोरिटी शेयर हो या मतलब कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जड़ से मिटा सके, या फिर 51% शेयर हो, 51% वोटिंग राइट हो, ऐसी कंडीशन में बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और दूसरी कंपनी को बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। मेरे नीचे काम करने वाली सब्सिडरी, मेरे को जो होल्ड कर रही है होल्डिंग कंपनी। अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी के अंडर काम कर रही है, अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो भले ही वो प्राइवेट हो लेकिन उसे पब्लिक कंपनी मान लिया जाता है। अगर कोई कंपनी अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो ऐसी सिचुएशन में उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाता है एज पर लॉ। ठीक है, अब देखो एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई कंपनी जिस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20 से लेकर के 50% तक। एग्जैक्ट 50 चलेगा क्या? हाँ, एग्जैक्ट 50 चलेगा। एग्जैक्ट 50 को हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर, साथ हाथ मिला के काम कर लेना फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, मैंने शेयर गिरवी रखे हैं, मैंने कहीं शेयर गिरवी रखे हैं, क्या मैं उसे टोटल शेयर कैपिटल निकालने में यूज करूंगा? नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी नहीं देते, मतलब डिविडेंड या इंटरेस्ट वगैरह जो भी डिविडेंड नहीं देते शेयर पर। और अगर मैंने कोई डिबेंचर गिरवी रखे हैं तो उस पर मैं इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा। याद करो, डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उस चीज को हम लेके नहीं चलते। फिड्यूसरी रिलेशनशिप में अगर कोई फिड्यूसरी कैपेसिटी में अगर कोई चीज रखी गई है, बोले तो गिरवी रखी गई है, तो ऐसी सिचुएशन में उससे हम टोटल शेयर कैपिटल निकालने में यूज नहीं करते। अब देखो, लिस्टेड कंपनी, ऐसी कोई कंपनी जो लिस्टेड है। अनलिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड ना हो, बात खत्म। ठीक है, लिस्टेड बोले तो शेयर बाजार में उतार सकती है वो वाली चीज, सिक्योरिटी नॉट शेयर। फॉरेन कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर तो बनी हो, इंडिया के बाहर बनी हो लेकिन इंडिया में काम कर रही हो। काम कैसा हो सकता है? फिजिकल होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, दोनों चलेगा। फिजिकल बोले तो यहाँ के सामान बेच रही है, इलेक्ट्रॉनिक बोले तो मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बोले तो वेबसाइट के थ्रू काम कर रही है, या किसी भी तरह से काम कर रही है, बस काम कर रही है, इतनी बात है। अब देखो सुनो, जैसे सेक्शन 8 कंपनी की बात करूं, सेक्शन 8 कंपनी इज नोन एज एनपीओ इन आवर डेली लैंग्वेज। एनपीओ जो होते हैं वो जनरली स्पोर्ट एजुकेशन इन सब के लिए बनाए जाते हैं, ये सबने पढ़ा था। इसके अलावा देखा जाए तो एनपीओ जो होता है उसको जो लाइसेंस मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। अगर एनपीओ उस काम को ना कर पाए तो वाइंड अप कर देंगे एनपीओ का, उसके आगे से पब्लिक या प्राइवेट कंपनी शब्द को दोबारा जोड़ देंगे। एनपीओ इसलिए खास है क्योंकि उसके आगे पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड, मतलब लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कोई शब्द नहीं होते। इन शब्दों को लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी दूसरी कंपनी के साथ जोड़ सकती है। ठीक है, बात खत्म। दिक्कत क्या है? आओ देखो 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 देखो, ये सब पढ़ लेना। आ, ये वाला पॉइंट याद करना है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो ये वाला पॉइंट भी देखना है, ये वाला पॉइंट भी रख जाना। हाँ ठीक है, बहुत है। तो जनरल कंपनी और एनपीओ के बीच में डिफरेंस आता है, तो आप ये 5-6 पॉइंट जो मैंने बताया वो सब देख के जाएंगे, तो वहां पे लिखने में आसानी होगी। एनपीओ और जनरल कंपनी में डिफरेंस ये है कि जनरल कंपनी को बुलानी पड़ती है 21 दिन में मीटिंग, और एनपीओ कैन स्टार्टेड मीटिंग इन 14 डेज। इसको इस तरह की कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं होती। एनपीओ जो होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट लाइसेंस मिलता है, इसके आगे पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जैसे शब्द नहीं होते। ठीक है, आओ देखो, डोरमेंट कंपनी का मतलब ऐसी कोई कंपनी होती है जो आज तो काम नहीं कर रही, बाद में कभी काम करेगी। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी उसका एक स्पेशल टाइप का पार्ट था, जहां हमने देखा था 2 साल तक जो कंपनी कंजिक्यूटिवली अपने अकाउंट स्टेटमेंट फाइल नहीं करती या उनकी कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती, ऐसी कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निधि कंपनी, चिट फंड वगैरह ये सब देखा था हमने। पीएफआई जो होते हैं वो सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं। अब आओ, आज से हमें जो मेन टॉपिक करना है, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये तो याद करने वाली चीज है, ये याद कर लेना आप, इसमें कोई दिक्कत। आओ सुन, आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब आज की जो क्लास है वो यहाँ से शुरू हो रही है मेनली। बाकी मैंने आपको कल उस दिन ज्यादा पढ़ा दिया था, काफी दिन का गैप हो गया, तो मैंने सोचा कि एक बार क्विक रिवाइज करा दूं। और यहाँ से आज मेन चीज पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को किस तरह से बांटा जाए? तो कैपिटल को बांटने से पहले समझते हैं एमओए और एओए के बारे में। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम मतलब होता है मेन मुद्दा, बोले तो कंपनी का वो चीज जिसके बेस पर कंपनी खड़ी होती है। कंपनी
कि वो मेन चीज जिसके बेस पर एक कंपनी खड़ी होती है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बोले तो सारी चीजें कंपनी के बारे में, ज्यादातर सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी में कहाँ से कैपिटल आएगी, कितनी कैपिटल आएगी, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितनी इशू कर सकती है, इससे लेकर के कंपनी के बारे में जो जो जितना जितना जहां तक आप सोच सकते हो सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे कंपनी के बाहर की चीजों के बारे में पता चलता है। मतलब कंपनी बाहर वालों के साथ कैसे काम करेगी, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या काम कंपनी जिंदगी में नहीं कर पाएगी, क्या क्या काम ऐसे हैं जो कंपनी रोज कर सकती है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कंपनी आसानी से कर सकती है। मतलब सब कुछ कंपनी के बारे में जितना भी ऑब्जेक्ट वगैरह है सब कुछ हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ते हैं। आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल का मतलब होता है इंटरनल रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के इंटरनल रूल्स, इंटरनल रेगुलेशन, अंदर तौर पर कंपनी कैसे काम करेगी, इसको बोलते हैं हमारी क्या बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखो अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल 5 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, हालांकि ज्यादा ही बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने 5 तरह दे के रखी है तो हम भी इन 5 तरह से बांटेंगे। मैं क्या दिल्ली है, मतलब हम अपनी तरफ से क्यों चलेंगे, मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे। देखो पहला है नॉमिनल या ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जिससे ज्यादा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती। ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती। ये देके रखी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम के हिसाब से इससे ज्यादा कंपनी अपनी लाइफ में इशू नहीं कर सकती। ठीक है, इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी इशू कर देती है इज नोन एज इशूड कैपिटल, और जो हिस्सा इशू नहीं करा वो अनइशूड हो गया, बात खत्म। ठीक है, आओ सब्सक्राइब कैपिटल। मैंने सपोज 10 लाख के शेयर इशू कर दिए, 10 लाख के शेयर इशू कर दिए, उसमें से पब्लिक ने खरीदे सिर्फ 8 लाख के शेयर्स, ये हो गई मेरी सब्सक्राइब कैपिटल। वो हिस्सा जो लोगों ने खरीद लिया, जो लोगों ने खरीद लिया उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। पेड अप, कॉल्ड अप या पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप बोले तो जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, मैंने लोगों से 3 रुपए मंगा लिए, तो 3 रुपए मैंने मंगाए ना, मैंने कॉल करी ना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, याद करो कंपनी अकाउंटिंग, पूरी कंपनी अकाउंटिंग का एक केस है ये। तो मतलब 3 रुपए मैंने मंगा लिए, 10 में से 3 मंगा लिए, कॉल्ड अप। और अगर 7 नहीं मंगाए, सॉरी 3 मंगाए ना लोगों ने, अगर 3 दे दिए तो 3 ही पेड अप हो गए, अगर लोगों ने 2 दिए तो 2 पेड अप हो गए। मतलब कॉल्ड अप जितने मैंने मंगाए, पेड अप मतलब लोगों ने जितने दिए, बात खत्म। तो क्वेश्चन ये आता है कंपनी की कैपिटल को किस तरह से बांटा जाता है। अब कैपिटल का मतलब और सुनना, कैपिटल तो बता दी, शेयर वगैरह तो बता दिए, अभी कैपिटल होती क्या है, किस तरह से आती है, क्या होता है उसमें। दिस नोन एज वेल्थ, दिस इज नोन एज वेल्थ। थोड़ा सा इको में लेके जा रहा हूँ, आई नो इको का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बता रहा हूँ। वेल्थ, वेल्थ का वो हिस्सा, वेल्थ का वो हिस्सा, वेल्थ का वो हिस्सा जो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं इज नोन एज कैपिटल। वेल्थ का वो हिस्सा जो हम किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज करते हैं इज नोन एज कैपिटल। साफ शब्दों में बोल लूं, बिजनेस में लगाया हुआ वो पैसा जिससे कुछ ना कुछ काम होता है या कि बिजनेस चलता है, इसको बोलते हैं कैपिटल। कंपनी में कैपिटल किस तरह से आती है, कंपनी में कैपिटल आती है शेयर से। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 11th, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कंपनी होती है वो अपनी कैपिटल को शेयर से उठाती है। शेयर से क्यों उठाती है, सुनना। कंपनी 10-20 रुपए, 100-200 रुपए, लाख 1.5 लाख इनसे नहीं बनती। कंपनी होती है हजारों करोड़ों की। किसी के पास, किसी सिंगल बंदे के पास इतना पैसा जनरली नहीं होता। अच्छा चलो है भी, तो इतना पैसा वो अचानक से नहीं लगाना चाहेगा। तो क्या करते हैं, कंपनी को उठाते हैं, हम कंपनी को यूज करते हैं। और जैसे मेरे को चाहिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए को मैं 10-10 रुपए के शेयर में तोड़ दूंगा और ऐसे 10,000 शेयर बनाऊंगा। कितने हुए, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। अब इन 10,000 शेयर्स को मैं आसानी से लोगों को बेच सकता हूँ। 20 खरीदेंगे लोग, 30 खरीदेंगे, 100-200 रुपए लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी है लोगों को। लोग अचानक से 1 लाख नहीं लगा सकते, लेकिन 100 लोग 10-10, 20-20, 40-40 रुपए तो लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं शेयर्स। शेयर पार्टनरशिप में भी होता है, शेयर सोल प्रोप्राइटर में भी होता है, शेयर हर जगह होता है। सुन, सोल प्रोप्राइटर में 100% शेयर उस पर्टिकुलर बंदे के पास होता है। पार्टनरशिप में हम शेयर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि उसको इतना शेयर दे दिया, उसको इतना शेयर दे दिया, वहां पे भी शेयर होते हैं। लेकिन जो कंपनी का शेयर होता है वो शेयर एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है। उस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, जो कि हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी
बट प्राइवेट के केस में नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी के केस में आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर्स को। तो आपने जो शेयर सुना है वो इस शेयर सर्टिफिकेट के बारे में सुना है। शेयर हर जगह होता है, लेकिन कंपनी के लिए हम जब शेयर बोलते हैं तो शेयर का मतलब शेयर सर्टिफिकेट से निकल के आता है। कैपिटल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं प्यार से शेयर। और अगर मैं कंपनी के केस में बात करूं तो शेयर मतलब शेयर सर्टिफिकेट से आता है, ठीक ना? आप सुनो। तो शेयर का मतलब पैसा नहीं होता, शेयर का मतलब पैसा नहीं होता। जब पैसा नहीं होता तो शेयर फ्री में दे दो। अरे नहीं, वैसे नहीं, शेयर का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं आता, शेयर का मतलब आता है कंपनी के इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट मतलब कंपनी, मतलब जैसे कैलकुलेटर मेरा है तो मेरा इंटरेस्ट है उस कैलकुलेटर में, मेरा ओनरशिप मान लो एक तरह से, मतलब ओनरशिप बोलूं तो मेरा कुछ ना कुछ आ रहा है उससे, मतलब मेरा उस पर राइट है, किसी भी तरह का राइट हो सकता है। तो देखो, शेयर का मतलब पैसा नहीं होता, शेयर का मतलब पैसा नहीं होता। शेयर इज अ इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी। शेयर कंपनी में इंटरेस्ट होता है, शेयर कंपनी में एक पार्ट होता है जो कि हम मनी से मेजर करते हैं, और इसमें काफी सारे राइट वाइट होते हैं, ये सब चीजें पढ़ लेना, कोई दिक्कत। आओ देखो, कहाँ गया, हाँ। हाँ, तो प्रपोर्शन, प्रपोर्शन बोले तो हिस्सा, कैपिटल का वो हिस्सा जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देते हैं उसको बोलते हैं शेयर। शेयर मतलब हिस्सा ही तो होता है, शेयर मतलब हिस्सा ही तो, कैपिटल का वो हिस्सा जो हम शेयर के तौर पे तोड़ देते हैं उसे हम बोलते हैं शेयर। कंपनी के इसमें शेयर सर्टिफिकेट, क्या शेयर होते क्या है? तो जनाब, शेयर 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 इज द इंटरेस्ट इन द कंपनी, शेयर इज द इंटरेस्ट इन द कंपनी। शेयर, शेयर से कंपनी में हम अपना हिस्सा देख सकते हैं, अपना राइट देख सकते हैं कंपनी में, कोई दिक्कत वाली बात। आगे चलें तो शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर इज द मूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो मैं कैसे मान लूं? सोगा नहीं पढ़ा? सोगा में हमने शेयर को भी कवर करा था, और ये बात हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि सोगा में केवल मूवेबल प्रॉपर्टी कवर होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सोगा में कवर नहीं होती, ठीक है? इसके अलावा सोगा में गिफ्ट, बार्टर सिस्टम, ये सब चीजें कवर नहीं होती, ध्यान रखना। अब देखो, शेयर शैल बी नंबर्ड। शेयर में नंबरिंग करना बेहद जरूरी है। हर शेयर का अपना यूनिक नंबर होता है, जिस यूनिक नंबर के बेस पर शेयर को बांटा जाता है। कंपनी में जब शेयर देखे जाते हैं तो वो जो शेयर होते हैं, कंपनी में जब शेयर देखे जाते हैं तो उन शेयर्स को एज अ नंबर देखा जाता है कि 100 शेयर है उस बंदे के पास। वहां पर पर्सन की अकाउंटिंग नहीं होती, शेयर के नंबर्स की अकाउंटिंग होती है कि 500 शेयर वहां पे हैं, 100 शेयर वहां पे हैं, 20 शेयर वहां पे भी हैं। ऐसा नहीं होता एक शेयर एक्स के पास है, एक शेयर वाई के पास है, एक शेयर जेड के पास है, ऐसी अकाउंटिंग नहीं होती। वहां पे नंबर्स की अकाउंटिंग होती है कि 500 शेयर मैंने बाजार में उतार दिए। अब वो 500 शेयर किसने खरीदे, किसने नहीं खरीदे, कंपनी उससे थोड़ी लेते बैठेगी। सपोज मैंने कल को शेयर खरीदे और किसी दूसरे बंदे को बेच दिए, मैं बोला पब्लिक कंपनी के शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। सपोज मैंने शेयर खरीदे और किसी दूसरे बंदे को बेच दिए, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने शेयर खरीदे और किसी दूसरे बंदे को बेच दिए, अब कंपनी ऐसे रिकॉर्ड करने बैठी तो कंपनी के तो दिन निकल गए। अब सुनो, कहाँ चले गए, कहाँ पे आ गए थे हम? हाँ, ये इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शेयर, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल कहाँ थे? अच्छा, शेयर के नंबर की बात कर लीजिए। अब देखो, काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने तरह की हो सकती है? इक्विटी शेयर हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। इक्विटी आपको पता ही है, जो मेन शेयर्स होते हैं जिनमें वोटिंग राइट होता है, इसके अलावा उन पर डिविडेंड जो होता है बाद में मिलता है। अगर सपोज प्रॉफिट है, प्रॉफिट में हमें पता है, एक सेकंड, प्रॉफिट का एक हिस्सा तो जाता है टैक्स पर, आपको पता है अच्छी तरह से, प्रॉफिट का एक हिस्सा जाता है टैक्स पर, दूसरा हिस्सा जो जाता है वो जाता है रिटेन्ड पर, रिटेन अर्निंग, याद हो, रिटेन, रिटेन कर लेते हैं, प्रॉफिट को बचा के रख लेते हैं। और जो तीसरा हिस्सा जाता है वो जाता है शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को जाने से पहले हम डिवेंचर्स पर से डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करते हैं, शेयर होल्डर्स से पहले हम डिवेंचर को पे करते हैं, डिवेंचर का पेमेंट होने के बाद प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट होती है, एंड एट लास्ट इक्विटी शेयर को पेमेंट होती है। दोबारा सुनो, प्रॉफिट, ये जो रिटेन वाला है इसे छोड़ो, टैक्स अलग हटा दो, ये वाला जो प्रॉफिट है पहले तो इससे डिविडेंड डिवेंचर वालों को पेमेंट होती है। डिवेंचर इज जस्ट लाइक अ लोन, जैसे शेयर से हम कैपिटल उठा रहे हैं, डिवेंचर से हम लोन उठाते हैं। डिवेंचर आर लोन डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक सुनो। तो जो शेयर होता है, मतलब डिवेंचर होता है, डिवेंचर को हम शेयर से पहले पेमेंट करते हैं, एक बात। दूसरी चीज, जो अपना डिवेंचर होता है हम शेयर से पहले पेमेंट करते हैं। शेयर में भी पहले प्रेफरेंस वालों को दी जाएगी प्रेफरेंस पेमेंट के मामले में, देन इक्विटी वालों को।
इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट होते हैं, प्रेफरेंस वालों के साथ वोटिंग राइट नहीं होते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कैपिटल को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब प्रेफरेंस शेयर में दो राइट्स आते हैं, एक तो डिविडेंड का और एक कैपिटल का। मतलब डिविडेंड जो होगा वो पहले मिलेगा इक्विटी वालों से, और कंपनी अगर बंद हो गई तो प्रेफरेंस वालों को ही पहले पैसा मिलेगा, इक्विटी वालों को बाद में मिलेगा। आओ देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैंने बोला था ना चार्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी की वो चीज, कंपनी का वो चीज, कंपनी की वो नींव जिस पर पूरी कंपनी टिकी हुई है, इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो जो कंपनी के बारे में आप सोच सकते हो, कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी, क्यों करेगी, सब कुछ यहाँ पे देके रखा होता है। इसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं, वही दिखा रहा हूँ। पहला होता है नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, या मतलब क्या। ए एंड कंपनी, ए एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी, ए एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी, आपने देखा होगा। तो एक कंपनी नहीं है, ये सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन कंपनी नहीं है। कंपनी इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द होते हैं, एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो एनपीओ होती है, उसमें हम ट्रस्ट, क्लब, इस तरह के शब्दों का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सिंपल कंपनी होगी, या तो वो पब्लिक लिमिट, या तो वो लिमिटेड लगाएगी, लिमिटेड मतलब पब्लिक लिमिटेड, या फिर अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना पड़ेगा, इस बात पर मतलब कोई शक नहीं है। और देखो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ये चीज भी मेमोरेंडम बता के रखनी होती है। ऑब्जेक्ट, कंपनी क्या करेगी वो भी मेमोरेंडम बताता है। सपोज मेमोरेंडम में नहीं दे के रखा और कंपनी वो काम कर रही है, तो वो काम कंपनी की लिमिट से बाहर चला जाएगा, वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, पढ़ेंगे अभी। लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी कितनी लायबिलिटी आएगी सब देके रखा है, शेयर, गारंटी कंपनी। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल कितनी होगी, मैक्सिमम कैपिटल यहाँ पे देके रखी होती है, मैक्सिमम कैपिटल बोले तो अपनी ऑथराइज कैपिटल यहाँ दे रखी होती है। एसोसिएशन क्लॉज की कंपनी मतलब क्या क्या होगा, अंदर क्या क्या होगा, ऐसी मतलब छोटी मोटी चीज। एक चीज और दिखा दूं, उसके बाद अभी डीपली पढ़ना है। अल्ट्रा वायरस छोड़ो, कहाँ गया, आर्टिकल 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 देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए होता है। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बोले तो रूल्स रेगुलेशन मैटर, मतलब और बोलूँ तो मैं कहूँगा एक दो चीजें देखो, अगर मतलब इंटरनल जो चीजें होती हैं वो सब यहाँ पे आती हैं, इंटरनल चीजें यहाँ पे आती हैं आर्टिकल में, और जो एक्सटर्नल चीजें होती हैं वो आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल में अंतर क्या है। पहला तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव जो होता है आर्टिकल का वो होता है कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में बताना, कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी, ये सब, सॉरी गलत बोल दिया, कंपनी क्या करेगी और क्या नहीं करेगी ये आता है मेमोरेंडम में। तो कंपनी कैसे करेगी, इंटरनली वो काम कैसे होगा, वो आता है आर्टिकल्स में। ठीक, इंटरनल वाली सारी चीजें आती हैं आर्टिकल में, इंटरनल मैनेजमेंट वाली चीजें आती हैं आर्टिकल में, और कंपनी क्या क्या कर सकती है क्या क्या नहीं कर सकती वो आता है मेमोरेंडम में। रिलेशन जो होता है मेमोरेंडम का होता है बाहर वालों के साथ दिखाने के लिए, और आर्टिकल का जो रिलेशन होता है वो कंपनी के अंदर वालों के साथ होता है। मेमोरेंडम को आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, मेमोरेंडम को चेंज किया जा सकता है, आज के टाइम पर पॉसिबल हो गया है मेमोरेंडम को आसानी से चेंज करना, बट आप उतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते जितनी आसानी से आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल तो कंपनी के अंदर की बात है, अंदर की बात तो शेयर होल्डर कभी भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट एक सिंपल रिजोल्यूशन से, एक स्पेशल टाइप के रिजोल्यूशन से आप कंपनी के आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हो, बट मेमोरेंडम को आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखो अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस बोले तो जो चीज मेमोरेंडम के बाहर चली जाती है कंपनी वो काम कर ही नहीं सकती। जो चीज मेमोरेंडम के बाहर चली जाए, मेमोरेंडम के बाहर चली जाए उस चीज के ज्यादा कंपनी काम कर नहीं सकती, लेकिन जो चीज आर्टिकल के बाहर चली जाए कंपनी एक बार को उस काम को कर सकती है बाई स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर्स। मेमोरेंडम ऊपर है, आर्टिकल नीचे, आर्टिकल यहाँ, मेमोरेंडम यहाँ। अगर मेमोरेंडम के ऊपर ही बात चली है तो पानी सर से ऊपर चला गया, नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात आर्टिकल के ऊपर ही है, आर्टिकल और मेमोरेंडम के बीच में है, तो ऐसी सिचुएशन में काम हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बस शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए। अब देखो सुनो, आओ दोबारा, आओ 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 आओ, कहाँ चला गया, कहूँ गया कहूँ गया कहूँ गया, नहीं तो था अल्ट्रा वायरस, नहीं अल्ट्रा वायरस अभी पढ़ेंगे, आई थिंक ये रहा मेमोरेंडम। तो हम मेमोरेंडम के बारे में बात कर रहे थे। मेमोरेंडम जो होता है कंपनी के ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में बताता है, सारी चीजें बताता है कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मेमोरेंडम बनाऊं बैठ के,
तो इस आपके पास 5 टेबल में मेमोरेंडम ऑलरेडी बने बनाए दे रखे हैं, उठा लो एक। ठीक है, और देखो ये हमने पढ़ लिया। आगे देखें तो हाँ, देखो कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू मेमोरेंडम। कंपनी मेमोरेंडम पे खुद साइन नहीं कर सकती, लेकिन उसके एजेंट तो साइन कर सकते हैं ना। कंपनी अपने मेमोरेंडम पर खुद साइन नहीं कर सकती, लेकिन उसके मेंबर्स तो साइन कर सकते हैं। मेमोरेंडम को हम प्रिंट करते हैं, काफी सारे पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, नंबर डालते हैं। इसके अलावा काफी सारे जो लोग होते हैं वो उससे साइन करते हैं। 7 लोग इन केस ऑफ क्या बोलते हैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी, एंड 2 पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और 1 पर्सन इन केस ऑफ ओपीसी। ये लोग इसको साइन करते हैं ताकि मतलब इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा सके। तो कंपनी खुद साइन नहीं करती, लेकिन मेमोरेंडम पर उसके एजेंट तो साइन कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। माइनर साइन नहीं कर सकता, माइनर का पेरेंट वगैरह साइन कर सकते हैं। क्लॉज एक बार देख जाना, केस स्टडी बन रही है यहाँ से। क्लॉज मतलब ऐसे कैसे देख जाना इसको। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है वायर्स 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 रोकने का काम करते हैं ना। तार, तार से बाहर चला गया मतलब जाल से बाहर चली गई, बात ही बाहर हो गई, पावर से बाहर बात चली गई। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स बोले तो बात काबू से बाहर चली गई। देखो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कोई काम है जो दे के रखा है इन्होंने मेमोरेंडम में, सपोज वो काम मेमोरेंडम से ही ऊपर चला जाए, मेमोरेंडम को ही खराब कर दे, मतलब मेमोरेंडम की परमिशन से ही ऊपर चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो काम हो जाता है पूरी तरह से नल एंड वॉइड। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती और उसे लॉ के द्वारा आप एनफोर्स नहीं करवा सकते और कंपनी को बाइंड नहीं कर सकते। जैसे कंपनी में दे के रखा है कि कंपनी केवल कॉन्ट्रैक्ट का काम कर सकती है, और आप उससे काम करवा रहे हो लैपटॉप सही कराने का, तो ये काम कंपनी के अल्ट्रा वायर्स है, कंपनी की मेमोरेंडम से ही बाहर है। मेमोरेंडम की ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेमोरेंडम की जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज थी ना, जहां पे ऑब्जेक्टिव देके रखा था कंपनी का, इस ऑब्जेक्ट से ही बाहर जा रहा है। काम पे कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर का बिल्डिंग वगैरह बनाने का, आप उससे लैपटॉप सही करा रहे हो, तो आप इसे लीगली एनफोर्स नहीं करवा सकते। पब्लिक वो बोलेंगे, लॉ वाले बोलेंगे डॉक्यूमेंट जो अपने एमओए और एओए आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। एमओए और एओए जो होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी उन्हें जाके उठा के देख सकता है। आपने क्यों नहीं देख के काम करा? कंपनी तो फ्रॉड करेगी ही, आपकी जिम्मेदारी है कि आप फ्रॉड से बचे, सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई काम कंपनी के एमओए से भी ऊपर जा रहा है, एमओए से भी ऊपर जा रहा है, पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस काम को नहीं करेंगे। कंपनी पर आप उस काम को बाइंड नहीं करवा सकते, उस काम के लिए वो पूरी तरह से इनऑपरेटिव होगा, पूरी तरह से नल होगा, एंड वॉइड होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रा वायर्स जो होगा वो उसके लिए आप कंपनी को स्यू नहीं कर सकते, ना कंपनी स्यू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जिस वजह से आपकी जिम्मेदारी है कि उसे चेक करना। इसके अलावा आप उससे कंपनी के एनफोर्स नहीं कर सकते। देखो देखो देखो, काफी खास क्वेश्चन है, देख के जाना। केस स्टडी, मस्त केस स्टडी है, सुनो। हमने कंपनी को स्पेशल टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखा जाए, कहूँगा मैंने कंपनी, एक मिनट इरेज कर दूं इसको, एक सेकंड। हाँ सुन, मैंने कंपनी को 20 लाख रुपए का वो दिया, कंपनी को मैंने 20 लाख का लोन दे दिया, और कंपनी के एमओए में लिख कर रखा है कि केवल कंपनी 12 लाख का लोन उठा सकती है। बात सुनना, ढंग से सुनना, कंपनी केवल 12 लाख का लोन उठा सकती है, ये बात देके रखी है मेमोरेंडम में। कंपनी केवल 12 लाख का लोन उठा सकती है, ये बात देके रखी है उन्होंने मेमोरेंडम में। और एक चीज और देके ये तो गई मेमोरेंडम वाली बात। और आर्टिकल में एक क्लॉज देके रखा है कि कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा लोन उठाने के लिए। कंपनी के मेमोरेंडम में कंडीशन देके रखी है कि 12 लाख का लोन लेंगे, 12 लाख से ज्यादा का लोन नहीं ले सकते। और आर्टिकल में एक क्लॉज देके रखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जब तक पास ना हो जाए, जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो जाए तब तक लोन उठा भी नहीं सकते। अब मैंने कंपनी को 20 लाख का लोन दे दिया, मैंने कंपनी को 20 लाख का लोन दे दिया, ये बात तो मेमोरेंडम से ही बाहर जा रही है, पानी सर से ऊपर जा रहा है। देखो, आपको नहीं लगता पानी सर से ऊपर जा रहा है? लोन तो 12 लाख का था, मैक्सिमम अमाउंट तो 12 लाख थी ना, मेमोरेंडम में 12 लाख देकर रखा है, और ये अमाउंट जा रही है 20 लाख तक। अमाउंट अगर 20 लाख तक जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में मैं बोलूंगा पानी सर से ऊपर जा रहा है, नहीं चलेगा। मैं कंपनी पर केस नहीं कर सकता अपना पैसा वापस करने के लिए, ना कंपनी मुझ पर केस कर सकती है मेरे को पैसा देने के लिए। लेकिन हाँ, मैंने कंपनी को 20 लाख पहुंचवा दिए, अब मैं पैसा वापस नहीं मांग सकता, लीगली पैसा नहीं वापस मांग सकता ना एज अ क्रेडिटर।
लेकिन पैसा तो अब भी मेरा है। जब वॉइड एग्रीमेंट है, हमने पढ़ा है वॉइड एग्रीमेंट में अगर किसी बंदे को फायदा मिलता है तो उसे उस बेनिफिट को रिस्टोर करना पड़ता है, याद हो, बेनिफिट को वापस लौटाना पड़ता है। तो मैं उस पैसे को वापस ला सकता हूँ बाई सूट ऑफ इंजेक्शन। बाई सूट ऑफ इंजेक्शन याद करो, रोक देना। इंजेक्शन मतलब होता है रोक देना। मेरा घर तोड़वाने कोई आया, मैंने नोटिस दे दिया, रुक जाओ। के ने उसके लिए इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था, याद करो। एक केस लॉ था वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में देख रखा है कि एक बंदे ने इंजेक्शन का सूट ला दिया, मतलब इंजेक्शन का ऑर्डर ला दिया कि मेरे को रिटायर मत करो। बाद में उससे मतलब फायदा मिल गया और उससे उस सैलरी को वापस करना पड़ा। तो वही चीज है इंजेक्शन। मैंने पैसा दे दिया, मैंने 20 लाख दे दिए, कंपनी ने अगर उससे खर्च नहीं कराया अभी तक तो मैं उस पैसे को उठवा के वापस मंगा सकता हूँ पर्सनली। लेकिन हाँ, कंपनी ने उस पैसे को खर्च कर दिया तो नहीं मंगा। लेकिन हाँ, ये चीज है। तो हाँ देख लो, पढ़ लेना ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो, अगर कोई चीज अल्ट्रा वायर्स है कंपनी के तो वो वॉइड है। मतलब कंपनी के उससे बाहर है, एमओए से बाहर है। अगर कंपनी के एमओए से कोई चीज बाहर है तो उसे शेयर होल्डर्स तो रेक्टिफाई नहीं कर सकते। वो चीज नल एंड वॉइड है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर कोई चीज, अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायर्स है डायरेक्टर्स के तो शेयर होल्डर उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज, अगर कोई चीज एओए के बाहर है, एओए बोले तो कंपनी के बाहर है, तो शेयर होल्डर उसे अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी से ऊपर चला गया तो ऐसी सिचुएशन में काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर वो कंपनी के पावर के अंदर अंदर है और उसे कभी कभी करते हैं तो शेयर होल्डर उसे वैलिडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो सुनो, अल्ट्रा वायर जो काम होता है उससे आप कंपनी के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। ये इंट्रा वायरस नहीं बन सकता किसी भी रीजन से, चाहे आपने देर करी हो, एस्टोपल हो, कुछ भी हो, आप उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते। वो पूरी तरह से नल एंड वाइड रहेगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सुनना केस लॉ, सुनना, बड़ा ही मस्त केस लॉ है ये वाला, और इस केस लॉ में कंफ्यूजन होता है। सुनना वरना दिक्कत कर दोगे पेपर में। एक बंदा है रिची, उसने क्या करा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन का काम दे दिया एक कंपनी को, क्योंकि कंपनी के उस पर लिखा था जनरल काम, जनरल कॉन्ट्रैक्टर। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या? जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब अपने आप में स्पेसिफाइड थोड़ी है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब अपने आप में कोई जरूरी थोड़ी है, मतलब स्पेसिफाइड थोड़ी है। इसको हम इंटरप्रेट करेंगे कंपनी के बाकी कामों से। जैसे वो कंपनी के बारे में और काम देके रखे हैं, तो वो काम जो थे मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड थे। अब मैकेनिकल इंजीनियर का काम रोड बनाना, रेलवे लाइन बनाना थोड़ी है। तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर के केस में, मतलब यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्टर शब्द है, वो मैकेनिकल इंजीनियर से जोड़कर देखा गया। दैट्स वाई ये केस अल्ट्रा वायर्स है कंपनी के मेमोरेंडम से। ठीक, अब देखो सुनो, हाँ तो मतलब अगर कोई बंदा जनरल कॉन्ट्रैक्टर ऐसे लिख के रख रहा है तो उसके बाकी कामों से भी देखा जाएगा। जनरल मतलब क्या? जनरल मतलब सभी आ गया, सारे काम तुम ही कर दो, तो मतलब ऐसी चीज नहीं चलती। जनरल कॉन्ट्रैक्टर उसके काम से देखा जाता है, और जिस इस कंपनी केस में मैकेनिकल इंजीनियर से जोड़कर देखा गया, और इस वजह से रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन वाला काम था वो पूरी तरह से अल्ट्रा वायर्स था। ये वाले केसेस जरूर देख के जाने, मतलब ये वाले 4 पॉइंट तो ऐसे के ऐसे याद कर लो, इनमें कुछ याद करने मतलब बदलने वाले पॉइंट ही नहीं है। देखो, अगर कोई कंपनी का वो है, अगर कोई काम पे और वो लीगल है अपने आप में, और उससे एमओए परमिशन, एक सेकंड, कोई काम अपने आप में लीगल है, अगर कोई काम अपने आप में लीगल है लेकिन उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम्स के हिसाब से नहीं है, अगर कोई काम लीगल है और वो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से नहीं है तो वो नल एंड वॉइड है, बात खत्म। लेकिन अगर कोई काम अल्ट्रा वायर्स है कंपनी के, अगर कोई काम कंपनी का अल्ट्रा वायर्स है तो शेयर होल्डर उससे अप्रूव कर सकते हैं। मेमोरेंडम से ऊपर है, पानी से ऊपर चला गया तो नहीं चलेगा, लेकिन शेयर होल्डर्स अप्रूव कर सकते हैं। कंपनी के जो बाहर है, वो तो आर्टिकल के जो बाहर है उसे शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो जो काम अल्ट्रा वायर्स है आर्टिकल के, उससे आप रेक्टिफाई कर सकते हो। ये सब चीजें लिखी हैं। और देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के जो डिसएडवांटेज हैं वो काफी ज्यादा है, और एडवांटेज से भी कहीं ज्यादा डिसएडवांटेज है। सपोज मैं एक कंपनी हूँ, मेरे को कोई एक्स्ट्रा काम करना है, मैं वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाऊंगा, ये दिक्कत है। लेकिन इस बात से फायदा है कि हम ऑब्जेक्ट क्लॉज को आजकल आसानी से चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज को आसानी से चेंज कर सकता हूँ बाई पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। मतलब पहले क्लॉज नहीं था, आजकल ये क्लॉज आया है, मतलब थोड़े दिन पहले।
तो उसमें ये है कि मतलब थोड़े मतलब काफ़ी पहले आ गया ऐसे तो, लेकिन जो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें हम आसानी से रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन लाके चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखो 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 आओ। हाँ तो मतलब ये कंपनी के रूल रेगुलेशन के बारे में ये मैंने आपको बढ़ा दिया। अब देखो ये वाला हिस्सा मतलब 100 तो नहीं बोल रहा, का 100 ही बोल दे रहा हूँ, आना ही चाहिए यहाँ पर से क्वेश्चन, अक्सर आता है 99% केसेस में यहाँ पर से क्वेश्चन आता है इस पर से, मतलब ये वाले 10 वाले पॉइंट से, मतलब ये 2 पेजेस आगे वाले 2 पेजेस ये पूरा यहाँ तक, मतलब इन 2-3 पेजों से क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा नीचे आ गया आगना में बह के, चलो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके 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 आओ, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट बोले तो अंदर आपके भीतर ही क्या चल रहा है सुनो। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल और एसोसिएशन में क्या लिख रहा है, आर्टिकल और मेमोरेंडम में क्या लिख रहा है, क्योंकि ये तो होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। देखो कौन गया जो अपने आर्टिकल और मेमोरेंडम होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी इन्हें आसानी से देख सकता है और बाय पेइंग या नॉमिनल फीस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इन्हें आसानी से निकलवा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रजिस्ट्रार से कोई भी इनकी कॉपी वगैरह निकलवा सकता है आसानी से बाय पेइंग अ नॉमिनल फीस, मतलब नाम बराबर की फीस होती है, छोटी मोटी फीस होती है, उसके हिसाब से हम इन कंपनी के डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं। अगर आप कंपनी के साथ कोई डील कर रहे हो, अगर आप कंपनी के साथ कोई डील कर रहे हो तो हम ऐसा मान के चलेंगे, लॉ वाले ऐसा मान के चलेंगे कि आपने ना सिर्फ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को पढ़ा है बल्कि उन्हें उनके ट्रू एस्पेक्ट में समझा है। आर्टिकल और मेमोरेंडम को ना सिर्फ आपने पढ़ा है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ना सिर्फ आपने इन्हें देखा है बल्कि पढ़ा भी है, समझा भी है, और वही समझा है जो इनमें लिख रहा है, मतलब आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं समझा। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि एक बंदे को ना सिर्फ उनके बारे में नॉलेज है बल्कि उससे उस बारे में सब कुछ पता है, उसका ट्रू पर्सपेक्टिव पता है, सच में पता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट क्या कहना चाह रहा है। अब सुनो, कंपनी से जो बंदा डील कर रहा है उसे पता होना चाहिए कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या लिख रहा है। अगर उसे नहीं पता और फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो ऐसी सिचुएशन में गलती उस पर्टिकुलर बंदे की मानी जाएगी। जैसे मैं कंपनी को 20 लाख का लोन दे रहा हूँ और मैंने मेमोरेंडम पढ़ा ही नहीं कि मेमोरेंडम में कंपनी 12 लाख का लोन नहीं ले सकती, तो ऐसी सिचुएशन में 12 लाख से ज्यादा का लोन नहीं ले सकती, तो ऐसी सिचुएशन में गलती किसकी, मेरी या कंपनी की? ऑब्वियसली मेरी, क्योंकि मेरे को पढ़ना चाहिए था। लॉ बोलता है आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कंपनी में क्या लिख रहा है। सॉरी, कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम पूरी तरह से खुले हैं, खुली किताब है, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, आपकी गलती है, पढ़ाई लिखाई कर लो, मतलब चलो आओ। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जो कंपनी के बाहर है, आर्टिकल और मेमोरेंडम के बाहर है, तो ऐसी सिचुएशन में गलती किसकी, उस बंदे की, उसे कोई राइट नहीं मिलेगा कंपनी के खिलाफ। मेरे जो 20 लाख हैं वो गए, हालांकि मैं इंजेक्शन से उससे रोक सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे तो गए ना, अभी फंस तो गए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से निकल के आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मैंने आपको एक क्लॉज दिया था कि मेमोरेंडम में देके रखा है 12 लाख से ज्यादा का नहीं ले सकते, और उनके इंटरनल में देके रखा है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बोले तो एओए में देके रखा है, आर्टिकल में देके रखा है कि एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब मैं ये तो चेक कर सकता हूं कि 12 लाख से कम का लोन दूं, मतलब 10 लाख का लोन दे रहा हूं मैं, 12 लाख से कम है, मेमोरेंडम के नीचे नीचे है, चलेगा चलेगा दौड़ेगा, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना है। मेरे को क्या मतलब, करते रहो तुम अपने अंदर काम। स्पेशल रेजोल्यूशन तो मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना कंपनी की जिम्मेदारी है ना, मेरा थोड़ी काम है, मैं थोड़ी देखते बैठूंगा आपकी कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा या नहीं करा। सेम केस हुआ था टर्कॉन्ड और ब्रिटिश रॉयल बैंक के साथ। इस दैट्स व्हाई इंडोर मैनेजमेंट का रूल बोलता है, टर्कॉन्ड रूल कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि बंदे को पता होना चाहिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, कंपनी कैसे कर सकती है ये पता करना बाहर वाले का काम नहीं है। देखो, बाहर वाले को ये थोड़ी पता होगा कंपनी अंदर अंदर क्या कर रही है, आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करा, इसमें मैं क्या करूं, मेरे को क्या पता आपने पास करा या नहीं करा, मैं थोड़ी देखते बैठूंगा आपकी कंपनी की फंक्शनिंग प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही है, मेरा काम थोड़ी है ये। मेरा काम तो इतना है, मैं इतना ही तो चेक कर सकता हूँ कि 10 लाख की मतलब 12 लाख का लोन है, 12 लाख से कम अमाउंट का लोन दूं, इतना ही चेक कर सकता हूँ। अंदर ही काम तो आप देखोगे ना, मेरा थोड़ी काम है ये सब। ठीक है, तो ये दे के रखा है इन्होंने, पढ़ लेना ये चीजें।
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चर्कवान रूल। लेकिन हाँ, इंडोर मैनेजमेंट का जो रूल है वो कुछ जगहों पर अप्लाई नहीं होता। अंदर अंदर की जो बात है वो कुछ जगहों पर अप्लाई नहीं होती। जैसे एक्सटर्नल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी, जब आपको पता है कुछ इरेगुलर काम हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कुछ गड़बड़ है और फिर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो। जैसे मैंने लोन दिया, मेरे को पता है स्पेशल रिजोल्यूशन अभी तक पास नहीं हुआ, मेरे को पता है स्पेशल रिजोल्यूशन अभी तक पास नहीं हुआ, मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को तो पता ही नहीं था। अगर मेरे को पता है कुछ गड़बड़ है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोन ना दूं। जैसे देखो डायरेक्टर, आप तो डायरेक्टर हो, आपको भी पता होना चाहिए कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। आप इस नोटिस पर नहीं बच सकते, इस बात पर नहीं बच सकते मेरे को पता ही नहीं है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर आपको पता है कंपनी में क्या चल रहा है और फिर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, गलत गलत उस पर पढ़ रहे हो, तो इंडोर मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। लॉ का जो मेन एम होता है वो लोगों को प्रोटेक्शन देना होता है। केस लॉ का नाम याद कर जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हाँ, एक डायरेक्टर को अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एक डायरेक्टर को पता ही होगा शेयर कैसे अलॉट करे जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ गड़बड़ होती है तो वो ये थोड़ी बोल सकता है मेरे को पता ही नहीं था। केस लॉ का नाम याद कर जाना। देखो, इरेगुलरिटी का आपको कुछ आभास हो रहा है, आपको अंदर अंदर से ऐसा कुछ फील आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। देखो, इस केस में ये हुआ था कि अकाउंटेंट के पर्सनल अकाउंट से, सुनना ढंग से सुनना, काम गया, अकाउंटेंट के पर्सनल अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुई। क्यों हुई? कंपनी के अकाउंट कहाँ चला गया? कुछ शक होना चाहिए ना आपको। आप अकाउंटेंट के पर्सनल अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ होगी ना, तभी तो कर रहे हो। ऐसी चीजें नहीं चलती, आपको यहाँ पे शक होना चाहिए, और जब आपको शक हो रहा है तो आपको काम नहीं करना चाहिए, वरना इंडोर मैनेजमेंट आपसे बोल देगा हमने तो इंडोर मैनेजमेंट को इतना बढ़ाया ही नहीं है कि वो कंप्लीट फॉर्जरी को कवर कर ले, कंप्लीट फ्रॉड को कवर कर ले, इतना इंडोर मैनेजमेंट को कभी बढ़ाया ही नहीं गया। सपोज कंपनी ने जबरदस्ती, मतलब 12 लाख से ज्यादा का लोन नहीं हो सकता, 12 लाख से ज्यादा का लोन नहीं हो सकता, और मैंने क्या करा, मतलब कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास भी नहीं करा, किसी पर्टिकुलर बंदे ने कंपनी के नाम से फ्रॉडली 12 लाख रुपए कवर कर लिए ना। कंपनी में इस इंटरनल रेजोल्यूशन तो छोड़ो, स्पेशल रेजोल्यूशन तो छोड़ो ना, 12 लाख का वो अमाउंट था, 10 लाख मैंने दिए, किसी पर्टिकुलर बंदे ने कंपनी का वो तो छोड़ो, मतलब कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन तो छोड़ो, उस बंदे ने कंपनी में बताया ही नहीं कि मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूँ मेरे से। उसने पर्सनल कैपेसिटी में, उसने पर्सनली मुझसे 10 लाख का लोन लिया, उसने अपने फ्रॉडली मुझसे 10 लाख का लोन ले लिया। ऐसी सिचुएशन में कंपनी की लायबिलिटी नहीं आएगी, ध्यान रखना। मैं उस बंदे से पर्सनली क्लेम कर सकता हूँ अपने पैसे का, लेकिन कंपनी पर लायबिलिटी नहीं आएगी। इंडोर मैनेजमेंट को कभी पूरे फ्रॉड को कवर करने के लिए बनाया ही नहीं गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ। हालांकि इस बार मेरे को ये लग रहा है ये वाला केस पूछा जा सकता है। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है अक्सर आ जाता है कि एक्सेप्शन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताओ, कि कुछ ऐसी कंडीशन बताओ जहां पर इंडोर मैनेजमेंट काम ना करे, जहां पे मेरे को शक हो, या एक्चुअली पता हो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर तीसरा कंडीशन जहां पर फ्रॉड हो रहा हो। इसमें क्या करा, एक बंदा था रूबेन, लड़की होगी या लड़का होगा, बट एवर जो भी है मेरे को क्या, तो मतलब रूबेन नाम का एक व्यक्ति था, रूबेन नाम का एक ह्यूमन बीइंग था, जिसने वो इशू कर दिए, मतलब कंपनी के वो इशू कर दिए, क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट पर कंडीशन ये होती थी कि कंपनी की सील हो, वो क्या बोलते हैं, एक मिनट ना, कहूंगा हाँ, अच्छा सुनो, जब शेयर इशू करे जाते थे उस टाइम पर कंपनी में, तो कंपनी में शेयर्स पर दो तरह के डायरेक्टर्स के साइन होते थे, दो डायरेक्टर्स के साइन होते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर बंदे ने कंपनी की सील तो लगाई दी, कंपनी की सील के साथ साथ में नकली साइन भी कवर कर दिए, नकली साइन भी ले लिए दो डायरेक्टर्स के। बाद में पता चला वो शेयर सर्टिफिकेट तो नकली था। ऐसी सिचुएशन में कंपनी की लायबिलिटी नहीं आएगी। ऐसे तो कल को आप करोड़ों के शेयर इशू कर दो, कंपनी को लायबिलिटी ठहराते रहना, ऐसा नहीं चलता। कंपनी पर एक पैसे की भी आंच नहीं आएगी। आप उससे पर्सनली निपटो, पर्सनल राइट मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी का मुद्दा नहीं है। कंपनी पर एक पैसे की भी आंच नहीं आएगी। कुल मिलाकर बात बस इतनी है, ठीक है। तो इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि अगर आपको ये नहीं पता होना चाहिए कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपने फ्रॉड में फंस गए, या आपको पता है पहले से कुछ गड़बड़ है, या आपको कुछ भी है, तो इस सिचुएशन में कंपनी के खिलाफ आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, ना कंपनी लायबल होगी।
क्या बंद कैसे हो गया, बंद कैसे हो गया? चलो हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। देखो गारंटी कंपनी और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, दोनों में अंतर क्या है? गारंटी कंपनी और शेयर कैपिटल वाली कंपनी दोनों में ही लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसमें गारंटीड अमाउंट तक और इसमें अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल तक, इतना तो हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा सुना, जो अपनी गारंटी कंपनी होती है उस पर आप पैसा केवल बाइंडिंग अप के टाइम पे मंगा सकते हो, लेकिन शेयर कैपिटल पर आप जो पैसा मंगाते हो वो कभी भी मंगा सकते हो एज पर योर विल। ठीक है, तो गारंटी कंपनी का केस वहां ज्यादा अच्छा लगता है जहां पे वर्किंग कैपिटल फंड्स की नीड इतनी ज्यादा ना हो। गारंटी कंपनी में आप केवल पैसा तभी मंगा सकते हो जब कंपनी बंद हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे आपको डेली डेली फंड्स की जरूरत होती है, ऐसी सिचुएशन में आप इस तरह की कंपनी नहीं बनाओगे। एनपीओ कंपनी एक्ट में हो सकता है कि हाँ, सेक्शन 8 कंपनी पढ़ा तो हमने। प्रोसीजर क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड शब्द हटा देगी, वो सब। इसके अलावा देखा जाए तो अल्ट्रा वायर्स के बारे में बताओ और इसके कॉन्सिक्वेंस बताओ कंपनी के खिलाफ। आओ देखो, देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। गारंटी कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के बारे में बताएंगे। इसके अलावा सिमिलैरिटी देखें तो इनमें देखो लिमिटेड लायबिलिटी होती है दोनों ही केस में, दोनों में ही लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन डिफरेंस ये होता है इसमें केवल बाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा मंगा सकते हैं और इसमें कभी भी मंगा सकते हैं। बाइंडिंग अप में केवल गारंटी केस में केवल बाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा मंगा सकते हैं। इस तरह की कंपनी तब ज्यादा सूट करती है जब वर्किंग फंड की नीड कम हो। ठीक है, एनपीओ जो होता है वो सेक्शन 8 कंपनी होता है, हमने पढ़ा अभी क्यों बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए, साइंस वाइंस के लिए, सब। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है, ये चीज। पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड शब्द हटा के कोई नया शब्द लगा देते हैं और कंडीशन वगैरह लगा देते हैं काफी सारी। इसके अलावा रजिस्ट्रार उससे रजिस्टर कर देता है। इस कंपनी को कई तरह के राइट्स ऑब्लिगेशन मिलते हैं। अल्ट्रावायर्स पानी से ऊपर चला गया, मेमोरेंडम से बाहर की बात चली गई, वो चीज। इसके अलावा देखा जाए तो आप वो सारे क्लॉज व्लॉज लिख दो जो वहां पे हमने पढ़े थे, वही सब है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आएंगे इनमें, कुछ वो फैक्ट ऑफ द केस एनालिसिस वो सब नहीं लिखने होते, वो हम केस स्टडी टाइप क्वेश्चन में लिखते हैं। और देखो, इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बताना है। इंडोर मैनेजमेंट बोले तो बाहर वालों से वो सब मतलब अंदर वाले लोगों, अंदर क्या हो रहा है कंपनी के, वो आपको पता होने की जरूरत नहीं है, टर्कवान रूल। ठीक है, explain the circumstance in which an outsider with the company cannot claim any relief, वो वाले केसेस। कैन नॉट क्लेम एनी रिलीफ मतलब उनको फायदा नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये एक्सेप्शन वाली बात कर रहा है। तीनों पॉइंट लिख देंगे आराम से समझा के। केस लॉ के नाम आप लिख सकते हो, केस लॉ को समझाने की जरूरत नहीं होती, नाम अपने आप में काफी होता है। ये अपने आप में मास्टर केस लॉज होते हैं, ऐसे केस लॉज जिनके बारे में सबको पता ही होता है, इनके बेस पर ही आगे के डिसीजन दिए जाते हैं। तो ये चीज हो गई। एनएसएससी हैज अ लार्ज इनकम इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। उसने अपनी टैक्स लायबिलिटी बचाने के लिए 4 बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी बना दी। दीन शॉ मैनेजी पेटेंट की याद नहीं आई आपको? ठीक है, उससे पब्लिक कंपनी, ये सब मतलब वही चीज है। प्रिटेंडेड लोन की तरह दिखा दिया ना, तो टैक्स बचाने के लिए काम करा, पर्दे को उठा देंगे, कॉर्पोरेट व्हील को उठा देंगे, खत्म काम। आओ देखो, एक पब्लिक कंपनी है, पहली बात ढंग से पढ़ना, लिमिटेड शब्द आते ही पब्लिक कंपनी मान लेना। अब हम डिसीजन देंगे। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो एम्पावर करता है मैनेजिंग डायरेक्टर को, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह के फंड उठा सकते हैं। कंपनी जो है वो 25,000 उठा सकती है अपने नाम पर, कोई दिक्कत नहीं है, 25 लाख उठा सकती है कंपनी। ठीक है, लेंडर एग्रीड एंड प्रोवाइड सेड एड लोन। इसमें ये हुआ क्या हो गया, नो रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ये तो कुछ टर्कवांड जैसी बात नहीं चल रही है, ये चीज हो गई। इसके अलावा देखा जाए तो इंडोर मैनेजमेंट को समझाना है। इंडोर मैनेजमेंट को आप बता सकते हो। इंडोर मैनेजमेंट को बताने के बाद आपको ये बताना है कि सिंडिकेट जो है वो सही हुआ या नहीं हुआ। पढ़ने एक मिनट क्या बोल रहे हैं, रुक जाओ। साउंड सिंडिकेटेड लोन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, किस मामले में कहूँगा। पब्लिक कंपनी, हाँ, उसे लोन पे करने की जरूरत नहीं है ना, जो बात बाहर चली गई इंटरवाइज के, वो नल एंड वॉइड हो गया, बात खत्म। जो चीज नल एंड वॉइड हो गई, बात खत्म। उसके बारे में तो कंपनी पर स्यू भी नहीं किया जा सकता, कंपनी भी किसी को स्यू नहीं कर सकती। ओपीसी दे के रखी है इन्होंने,
एक ओपीसी लेके रखी है, एक बंदा परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है। हमने पढ़ा था रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए 120 डेज इन अ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कोई बंदा परमानेंटली जा रहा है तो ना वो ओपीसी खोल सकता है, ना उसमें नॉमिनी बन सकता है। तो ये हटाना चाह रही है अपनी कंसेंट को। तो कंसेंट हम ओपीसी में कभी भी हटा सकते हैं, हमारी मर्जी वाली बात है। अगर वो परमानेंटली कंपनी को छोड़ रही है तो वो अपनी नॉमिनेशन हटा सकती है, बिल्कुल हटा सकती है। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ दिनों तक, अगर वो 120 दिनों तक वहां पे रह सके, इंडिया में मेंटेन कर सके अपने रहने का स्टेटस, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी वो नॉमिनी बन सकती है। सुनना, कोई बाहर का बंदा आके क्या इंडिया में वो बना सकता ओपीसी? बिल्कुल नहीं बना सकता। इंडियन सिटीजन होना बेहद बेहद जरूरी है। सिटीजन इज अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर एज रेसिडेंट इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। आओ देखो, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट स्यू और स्यूड। गलत बात है बिल्कुल। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो स्यू भी कर सकती है और स्यू हो भी सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो 2 मेंबर होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड मेंबर में 7 होते हैं। सही बात है बिल्कुल, दिक्कत क्या है इसमें? हाँ, एक चीज और, यहाँ पे एक लाइन और डालनी पड़ेगी। ओपीसी के केस में, ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी इन विच देयर इज अ सिंगल पर्सन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हमारा कंपनी एक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब हम कल से पार्टनरशिप एक्ट करेंगे और 3 से 4 लेक्चर्स में उसे भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। देन एलएलपी के लिए मैं अपनी पीडीएफ लेके आऊंगा एंड पीडीएफ की हेल्प से हम आसानी से एलएलपी को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।